नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड ईयर के पाठ्यक्रम के अनुसार सेकंड यूनिट में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं हम पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ से ये मान के चलिए कि लगभग ही प्रश्न आ जाता है मोहम्मद बिन तुगलक पे, और मोहम्मद बिन तुगलक पे प्रश्न नहीं भी आए तो भी आपको जानना ज़रूर है कि मोहम्मद बिन तुगलक का इतिहास में स्थान क्या था, क्योंकि ये एकमात्र शासक था जिसको विलक्षण प्रतिभा का शासक कहा गया है, जिसको विरोधाभासों का मिश्रण कहा गया है, जिसमें एलिफिस्टन ने पागलपन का अंश बताया, बंदाइनों ने इनकी मृत्यु पे कहा कि इनको प्रजा से और प्रजा को इनसे मुक्ति मिल गई। तो बहुत सारी बातें इनके बारे में हैं, इसलिए इनको ज़रूर हमें अच्छे से समझना है। हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार जो टॉपिक डाला गया है वो डाला गया है मोहम्मद बिन तुगलक की नवीन योजनाएं और सुधार। तो देखिए क्या नवीन योजनाएं बर्नी ने इनकी जो उल्लेख किया है वो क्या है कि इन्होंने 5 योजनाएं बनाई थी, यानी गैसुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जो है ये शासक बनते हैं, और इनका जो कार्यकाल माना जाता है वो माना जाता है 1325 से 1351 ईस्वी में इनका शासनकाल माना जाता है। तो ये काफ़ी लंबा शासनकाल था। देखिए इतिहासकार बर्नी ने सुल्तान की 5 नवीन योजनाओं का उल्लेख किया है, जिनका सीक्वेंस इस प्रकार से माना जाता है। दोआब में राजस्व वृद्धि, कुछ किताबों में 1325 लिखा हुआ है, कुछ में 1326-27 लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा डेट के मामले में कन्फ्यूजन चलता रहेगा। तो दोआब में राजस्व वृद्धि, दूसरी राजधानी परिवर्तन, ठीक है, 1326-27, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329-30, खुरासन अभियान 1332-34 में, मतलब ये माना गया है 32-34, और ये करासल अभियान भी यही लगभग डेट ये 1330-31 में मिलती है, कुछ किताबों में 1331 से 34 के मध्य, तो ये एक अनुमानित होता है, याद रखना। तो ये 5 प्रमुख योजनाएं थी, इन पांचों योजनाओं की हम चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा आगे। सुविधा की दृष्टि से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को 2 भागों में हम बांटते हैं। प्रथम भाग 1325 से 1335। 1325 से 1335 का वो शासनकाल था जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने इन योजनाओं को लागू किया, ठीक है, और प्राय शांति बने रही। लेकिन जब इस योजनाओं के साइड इफेक्ट आते हैं तो उन साइड इफेक्ट के बाद जो है वो एक प्रकार से विवाद की स्थितियाँ रही। तो द्वितीय भाग में 1335 से 1351 तक उसकी नई योजनाओं का प्रयोग असफल रहा। उलेमा वर्ग उसके विरुद्ध हो गए, राज्य में विद्रोह प्रारंभ हो गया। पहली योजना हम पढ़ रहे हैं दोआब में राजस्व वृद्धि। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक था जिसने राजस्व पर ध्यान दिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों ने ही भूमि संबंधी कृषि नीति के विकास में जो मुगलों के शासनकाल में पूर्णतः विकसित हुई। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने, देखिए पहली विशेष बात, मोहम्मद बिन तुगलक पहला व्यक्ति था तुगलक वंश में जिसने सूबे की आय व्यय का रजिस्टर रखने, व्यय का मतलब हिसाब रखने रजिस्टर तैयार करवाया। सभी सूबेदारों को इस संबंध में अपने अपने सूबों को हिसाब भेजने का आदेश दिए। लगान वसूलने वाले कर्मचारियों के कार्यों के निरीक्षण करने के लिए शताधिकारी, ये विशेष बात याद रखना, कौन सा अधिकारी है ये, शताधिकारी नामक नए पदाधिकारी की नियुक्ति की जो 100 गाँवों के लगान वसूल करने वाले अधिकारियों कार्यों पर नियंत्रण रखता था। और लगान वसूल करने के लिए कौन से अधिकारी की नियुक्ति की थी, शताधिकारी, जो 100 गाँवों के लगान वसूल करने वाले अधिकारियों कार्यों पर नियंत्रण रखता था। आगे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रसिद्ध सूफी शेख शिहाबुद्दीन को दीवान मुस्तखराज मतलब जो अपना आय व्यय, अपना जो लगान वसूल करने वाला डिपार्टमेंट है उसको दीवान मुस्तखराज कहा गया। लगान की बकाया राशि वसूलने वाला नियुक्त किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के राजस्व संबंधी महत्वपूर्ण कार्य में सबसे महत्वपूर्ण जो पहली योजना हम बता रहे हैं 1325-26 में, 127 भी कुछ किताबों में लिखा गया, दोआब में कर वृद्धि करना। दोआब क्या था, सबसे उपजाऊ प्रदेश था, इसलिए सुल्तान ने आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस क्षेत्र में कर वृद्धि की योजना बनाई। अब सबसे उपजाऊ प्रदेश था, वैसे तो ये कहते हैं कि विद्वान बहुत था, लेकिन इसने योजनाओं को जो इसको सलाह देने वाले थे उस किस समय लागू करना, ये उसकी सबसे बड़ी गलती रही, और प्रजा ने इसको गलत रूप में समझा, इनकी क्रियान्विति सही रूप में नहीं हुई। तो इसने क्या किया, प्रचलित लगान में 1/10 से 1/20 तक की वृद्धि कर दी। इसके अतिरिक्त नए कर आफताब भी लगा दिए, जैसे चराई कर और गढ़ी कर को सख्ती से वसूला गया। तो जो लगान था वो था 1/10 और उसको कर दिया कितना, 1/20, दुगुना कर दिया, ठीक है। इसी समय क्या होता है, क्या काल पड़ जाता है। तो देखिए आगे, खेती की उपज का आकलन वास्तविक उपज के आधार पर नहीं बल्कि मानक उपज के आधार पर
किया जाता था, यानी वास्तविक उपज कितनी उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 2 से 3 सालों में जो मानक उपज है कितनी है, वो उसके अनुसार जो है वो कर वसूल लिया जाता था। इसके अतिरिक्त राज्य के हिस्से को नकद के रूप में रूपांतरित करते समय वास्तविक मूल्य से नहीं बल्कि सरकार द्वारा निश्चित दरों को ध्यान में रखा जाता था। दुर्भाग्य से क्या हुआ कि जब इसने योजना लागू की तो वहाँ अकाल पड़ गया, और यह काल लगभग 1334-35 ईस्वी के आसपास प्रारंभ हुआ, जो लगभग 7 वर्ष तक चला। ऐसी स्थिति में जो करवर्दी और सुल्तान के जो कृषि संबंधी सुधार थे वो बोझ बन गए जनता पे, याद रखना है, बोझ बन गए, और इससे किसानों की स्थिति क्या होगी, दयनीय होगी। भूराजस्व अधिकारियों ने निश्चित राशि को निर्दयता से वसूल करने का प्रयत्न किया। इस अत्याचार से घबराकर किसानों ने अपनी खरीफ फसलों में आग लगा दी और खेती करना छोड़ दिया। मतलब एक तरफ अकाल पड़ रहा है, एक तरफ आप दुगुना कर वसूल कर रहे हो, तो किसान बड़े नाराज हो गए। शक्तिशाली जमींदारों ने लगान देने से इनकार कर दिया। किसानों ने राजस्व अधिकारियों और सैनिकों की हत्या कर दी। इस प्रकार पूरे दोआब क्षेत्र में विद्रोह फैल गया और सुल्तान ने बड़ी कठोरता से इस विद्रोह को दबाया। बर्नी के अनुसार हजारों व्यक्ति मारे गए। जब उन्होंने अपने बचने का प्रयास किया तब सुल्तान ने विभिन्न स्थानों पर आक्रमण किया, जंगली जानवरों की भांति उनका शिकार किया। अब देखिए, इसने योजना लागू की, दोआब में कर राजस्व वृद्धि की, ये असफल हुई, और उसने उसके बाद कुएं वगैरह खुदवाई, सिंचाई की व्यवस्था भी करवाई, अकाल संहिता इसने बनाई, ठीक है। मतलब जो बीज थे फसल के लिए वो फ्री में उपलब्ध करवाए। इसने कोशिश बेचारा ने पूरी की, लेकिन एक प्रकार से ये उस समय जो योजना को लागू करना था वो गलत हो गया, गलत समय पे हो गया, और इसलिए ये दोआब में जो राजस्व वृद्धि कर वृद्धि थी वो एकदम से असफल हो गई। पहली योजना थी। राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद तुगलक के कार्यों में सर्वाधिक विवादास्पद राजधानी का परिवर्तन था। अब देखिए, राजधानी परिवर्तन 1326-27 ईस्वी में उसने राजधानी दिल्ली से देवगिरी, मतलब दिल्ली तो राजधानी थी दिल्ली सल्तनत में, लेकिन इसने किसको बनाया, देवगिरी। देवगिरी कहाँ है, अपने साउथ दक्षिण राजस्थान में, कर्नाटक, दौलताबाद, ठीक है। अब वो बीच में सेंटर में था। अब कहते हैं कि इसका उद्देश्य था कि पूरे भारत पे नियंत्रण करना था, तो बीच में बनाना था, तो इसका नाम कुतुबुल इस्लाम रखा गया नई राजधानी का। इससे पूर्व कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा था और यहाँ टकसाल स्थापित किया था। राजधानी परिवर्तन के विषय में जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा कि नगर इतनी पूरी तरह उजड़ गया है कि नगर की इमारतें, महलें और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली और कुत्ता तक नहीं बचा। कि बर्नी कहता है कि जब इसको राजधानी परिवर्तन करने के बाद दिल्ली के सभी वासियों को कहा गया कि आप चलो देवगिरी चलो, उनके लिए व्यवस्थाएं भी करवाई, ठीक है, लेकिन इतने लोगों को कष्ट हुए, वो तो अलग आगे अपन देखेंगे, लेकिन एक भी व्यक्ति नहीं बचा, कुत्ता और बिल्ली तक दिल्ली में नहीं बचा। कहते हैं कि एक इब्न बतूता ने ज़रूर लिखा है कि एक अंधा और लंगड़ा मिला था, तो अंधे को घसीट कर दिल्ली से दौलताबाद लाया गया, जहाँ लंगड़े को पत्थर फेंकने के यंत्र द्वारा वहाँ फेंका गया। एक बताई जाती हैं अफवाहें हैं, क्या है सही। तो ये था राजधानी परिवर्तन क्यों की गई, ये देखिए क्या कारण थे। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सुल्तानों में प्रथम सुल्तान था जिसने उत्तरी और दक्षिणी भारत के मध्य प्रशासनिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया। देवगिरी दौलताबाद को संभवतः राजधानी बनाने में उसका मूल कारण यही था। तो सबसे बड़ा तो ये था कि दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत के मध्य प्रशासनिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का कारण होना। अब देखो, कुछ लोगों ने कहा कि दिल्ली के लोग उसको परेशान करते थे, इसलिए उसने देवगिरी को राजधानी बनाया। देवगिरी सेंटर में था, इसलिए उसने राजधानी बनाया। तो ये बहुत सारे कारण बताए गए हैं। अब देखिए, देवगिरी दौलताबाद को संभवतः राजधानी का मूल कारण यही था कि सबसे मूल कारण यही था कि उसने उत्तरी और दक्षिण भारत के मध्य प्रशासनिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करना, केंद्र में होना, ये मुख्य कारण था। बाकी राजधानी के लोग परेशान करना और ये सब चीज़ें तो एक प्रकार से कयास थे। राजधानी परिवर्तन के परिणाम क्या हुए। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन की योजना विफल रही। 1334-35 में माबर तमिलनाडु में भयंकर विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को दबाने के लिए माबर की ओर प्रस्थान करने लग गया। विदर्भ पहुंचने में प्लेग की बीमारी फैल गई। सुल्तान के बहुत सारे सैनिक मर गए। मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं बीमार पड़ गया और दौलताबाद वापस आ गया। इस घटना के बाद सुल्तान की मृत्यु की अफवाह तक फैल दी गई। फलस्वरूप इस स्थिति का लाभ उठाते हुए दक्षिणी राज्य से माबर है, द्वार समुंदर है, वारंगल दिल्ली सल्तनत से अलग हो गई। मतलब इसके शासनकाल में 24 विद्रोह हुए थे, जिसमें से 34 विद्रोह, जिसमें से 23 विद्रोह तो अकेले दक्षिण राजस्थान में हुए और बहुत सारे राज्य स्वतंत्र हुए। ये वजह ये था कि उलझा रहा पूरी ज़िंदगी पर। राजधानी परिवर्तन है, दोआब की कर वृद्धि, बहुत सारी योजनाओं में उलझा रहा। सुल्तान ने जनता को पुनः दिल्ली लौटने का आदेश दिया। 1335 ईस्वी में दिल्ली को पुनः राजधानी। आप देखिए कितनी बड़ी मतलब मूर्खता थी इसकी कि पहले दिल्ली से दौलताबाद को राजधानी परिवर्तित करना, फिर वापस असफल होने पे वापस दौलताबाद से कहा कि चलो वापस दिल्ली चलो। 1335 ईस्वी में दिल्ली पुनः राजधानी बना दी गई।
तो एक प्रकार से कम्प्लीटली भी असफल हो गई। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन का एक दूरगामी प्रभाव भी पड़ा कि बहुत सारे सूफी और उलेमाओं ने दौलताबाद में ही रुकने का निर्णय लिया, और यही रीज़न था कि आज भी जो दक्षिण राजस्थान में जो अपना आंध्र प्रदेश है वहाँ पे इस्लाम धर्म का बड़ा प्रभाव है। फलस्वरूप दौलताबाद इस्लामी शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बन गया, जिससे बहमनी सुल्तान लाभान्वित हुए। शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य शेख बुरहानुद्दीन गरीब थे, जिन्हें मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी परिवर्तन दौलताबाद जाने के लिए विवश किया गया। बाद में उन्होंने दौलताबाद को अपनी शिक्षा का केंद्र बनाया था। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव शेख बुरहानुद्दीन ने रखी। तो एक प्रकार से दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले के पीछे ये इसकी राजधानी परिवर्तन का एक काफ़ी बड़ा योगदान रहा। राजधानी परिवर्तन के लिए विद्वानों ने मत और कारण बहुत सारे दिए। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन के विषय में विद्वानों ने अलग मत दिया। जैसे बर्नी कहता है कि वो दक्षिण में प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, क्योंकि दौलताबाद देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। गुजरात, लखनौती, सतनाव, सुनारगांव, तेलंग, माबर और द्वार समुद्र कपिल से उसकी दूरी समान थी। बर्नी के अनुसार नई राजधानी को साम्राज्य में स्थित केंद्र होने के कारण मुझे लगता है कि केंद्र होना और प्रशासनिक और राजनीतिक जो एकता थी, ये एक ज़्यादा सटीक इसका आंसर होगा। बर्नी के अनुसार दिल्ली पूरी तरह उजड़ गया, हमने पढ़ लिया पहले ही। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान को दिल्ली के नागरिक असम्मानपूर्ण पत्र लिखते थे, इसलिए उन्हें दंड देने के लिए उसने राजधानी देवगिरी को परिवर्तित करने का निर्णय लिया। इब्न बतूता ने अपनी किताब रहला में इस बात का उल्लेख किया है। इब्न बतूता लिखता है कि राजधानी परिवर्तन आगे जाने के बाद केवल दिल्ली में दो ही व्यक्ति मिले, एक अंधा और एक लंगड़ा। ठीक है, तो लंगड़े को खींच के ले जाया गया था और अंधे को वहीं मार दिया गया था, शायद ऐसा कुछ उल्लेख मिलता है। ईसामी के अनुसार सुल्तान और दिल्ली की जनता के बीच जो बैरभाव था, इसलिए उसने उनकी शक्ति कमज़ोर करने के लिए राजधानी परिवर्तित की। प्रोफेसर हबीबुल्ला ने कहा कि वो दक्षिणी भारत में मुस्लिम संस्कृति के विकास और दक्षिण की संपन्नता और शासन की सुविधा की दृष्टि से देवगिरी को राजधानी बनाना चाहता था। ये प्रोफेसर हबीबुल्ला का मत है। डॉक्टर मेहंदी हुसैन के अनुसार वह दौलताबाद को मुस्लिम संस्कृति का केंद्र बनाने के लिए राजधानी बनाना चाहता था। मेहंदी हुसैन का मत है। गॉर्डन ब्राउन ने मत दिया है कि मंगोलों के निरंतर आक्रमण से साम्राज्य की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र उत्तर भारत से खिसक कर धीरे दक्षिण भारत बन गया। इन मतों के विपरीत आधुनिक इतिहासकारों ने लिखा कि दिल्ली से बड़ी संख्या में लोग दौलताबाद अवश्य गए थे, लेकिन दिल्ली पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। यानी ऐसा नहीं था कि कंप्लीटली दिल्ली दौलताबाद चली गई हो। डॉक्टर मेहंदी हुसैन ने लिखा कि दिल्ली राजधानी ना रही हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। इस कारण वह कभी न कभी आबाद रहित हुई और ना ही निर्जन हुई। तो ये वर्तमान जो इतिहासकार हैं उनके मत हैं। डॉक्टर के निजामी ने लिखा है कि समस्त जनता को जाने का आदेश नहीं दिया गया था, केवल सरदार, शेख, उलेमा जो मतलब प्रशासनिक अधिकारी थे, उनको ही केवल वहाँ दौलताबाद जाने का आदेश दिए गए थे। विभिन्न मतों से स्पष्ट होता है कि अपने शासन के आरंभिक काल में बहाउद्दीन गुरसाब के विद्रोह के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण में एक शक्तिशाली प्रशासनिक केंद्र स्थापित करना चाहता था, जिसे दक्षिण के किसी विद्रोह को सरलता से दबाया जा सके। इस कहते को दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति को विकसित भी करना चाहता था। राजधानी दौलताबाद परिवर्तित होने के बाद मुल्तान में बहराम की शलूक खां ने विद्रोह किया, जिसे दबाने के लिए दिल्ली से सेना भेजी गई। सेना ने विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया गया। इससे प्रमाणित यही होता है कि दिल्ली और दौलताबाद के बीच संपर्क बना रहा। मुद्रा शास्त्रीय अध्ययनों के प्राप्त साक्ष्य से ये भी सिद्ध होता है कि इस अवधि में दिल्ली में भी सिक्के डाले जा रहे थे, मतलब कंप्लीटली दिल्ली खाली नहीं हुई थी। अब देखिए 1327 से 30 ईस्वी में दिल्ली में ढाले गए सिक्कों पे तख्ते गाए दिल्ली और दौलताबाद में डाले गए सिक्कों पे तख्ते गाए दौलताबाद। मतलब इस बात से इन सिक्कों पे जो ढलाई है, इससे इस बात का उल्लेख मिलता है कि संभवतः दोनों ही राजधानियाँ उस समय रही हों। दिल्ली और दौलताबाद साम्राज्य की दो राजधानियाँ थीं। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन का कोई तात्कालिक निर्णय नहीं था। दिल्ली से दौलताबाद के 40 दिन की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए उसने खूब सारी तैयारियां की थी। बीच में आरामगाह बनाए थे, वृक्षों की व्यवस्थाएं की थी, पानी की व्यवस्थाएं की थी, तो ये की थी। लेकिन एक 700 मील की लंबी सड़कें, दोनों वृक्ष लगाए, यात्रियों के ठहरने के सराय मतलब धर्मशालाओं का निर्माण, जिससे भोजन पानी की व्यवस्था थी। लेकिन फिर भी योजना असफल रही, लोगों को बहुत कष्ट हुआ और लोगों ने इसका बहुत विरोध किया। तो ये योजना भी कंप्लीटली असफल हुई। अब देखिए तीसरी योजना थी सांकेतिक मुद्रा का फैसला। राजधानी परिवर्तन की विफलता के बाद सुल्तान की दूसरी योजना सांकेतिक मुद्रा को जारी करना था। अब सांकेतिक मुद्रा का मतलब क्या था कि इससे पहले जैसे मंगोल कुबले खान ने कागज़ की मुद्रा चीन में जारी की थी, ठीक है, तो ये इन योजनाओं से प्रभावित होकर उसने भी कहा कि मैं भी एक नई योजना लेके जा रहा हूँ। और उस समय चांदी की कमी थी, उसने कहा कि चांदी के स्थान पर जो कांसे के सिक्के उसने चालू किए थे। तो ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था, लेकिन ये भी असफल हुई। देखिए कैसे। इल्तुतमिश के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक था जिसने मुद्रा व्यवस्था में, पहला इल्तुतमिश था जिसने मुद्रा व्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन किया, और दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक। इसने कई प्रकार के सिक्के जारी किए, जैसे दोकानी नामक एक सिक्का, दिनार नामक स्वर्ण मुद्रा चलाई। ठीक है, तो दोकानी नामक सिक्का किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये याद रखना। ठीक है, दोकानी नामक सिक्का,
और दिनार नामक स्वर्ण मुद्रा इसने चलाई। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी का 140 ग्रेन का टका या अदली नामक सिक्का भी चलाया था। सोने के सिक्के में सोने की मात्रा 175 ग्रेन से बढ़ाकर 200 ग्रेन तक कर दी गई थी। उसने सिक्कों पे कलमा खुदवाना बंद कर दिया, याद रखना, ठीक है ना, ये भी विशेष बात थी। चांदी का 140 ग्रेन का टका या अदली सिक्का चलाया था और सोने के सिक्के में सोने की मात्रा 175 ग्रेन से बढ़ाकर 200 ग्रेन, मतलब आर्थिक रूप से समर्थ था। सिक्कों पे कलमा जो पहले खुदा जाता था उसको बंद कर दिया। मुद्रा व्यवस्था में मोहम्मद तुगलक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। उस समय चांदी का सिक्का टका और तांबे का सिक्का जीतल कहलाता था। चांदी के सिक्का को क्या कहा गया, टका कहा जाता था, और तांबे का सिक्का जीतल कहलाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रत्येक मुद्रा के रूप में चांदी के सिक्के के स्थान पे किसका सिक्का प्रचलित कर दिया, कांसे का सिक्का प्रचलित कर दिया। तो ये सांकेतिक मुद्रा प्रचलन था कि जो चांदी की मुद्रा थी उसके स्थान पे अब क्या हो गया, कांसे का सिक्का हो गया। ये विशेष रूप से आपको याद रखना है, कांसे का सिक्का। उसका मूल्य उसके बराबर रख दिया गया। प्रत्येक मुद्रा पे अरबी और फारसी दोनों भाषाओं में लेख लिखे थे। बर्नी के अनुसार सुल्तान विदेशी राज्यों को जीतना चाहता था, इसके लिए उसे धन की आवश्यकता थी। साथ ही सुल्तान की उदारता और अफेयता से खजाना खाली था उसे सांकेतिक मुद्रा, तो ये बर्नी ने कहा कि राजकोष रिक्त होने की वजह से उसको सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। नेल्सन राइट के अनुसार सांकेतिक मुद्रा प्रचलित करने का एक कारण यह था कि 14वीं शताब्दी में संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस कठिनाई से निपटने के लिए चीन और ईरान में प्रचलित सांकेतिक मुद्रा के आधार पर भारत में सांकेतिक मुद्रा चलाई। इस समय सोने और चांदी का अनुपातिक मूल्य 3 विशेषज्ञ द्वारा दिया गया, जो इस प्रकार है। एडवर्ड टॉमस ने 8:1, कर्नल भूल ने 7:1 और नेल्सन राइट और नेविल ने 10:1। ये 3 विशेषज्ञों द्वारा दिया गया सोने और चांदी का अनुपातिक मूल्य था। चीन के कुबलई खां और ईरान के गेकातू खां ने पत्रिक मुद्रा, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इससे पहले किसने चलाया। चीन के कुबलई खां ने कागज की मुद्रा चलाई थी और ईरान में गेकातू खां ने भी प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किया था। तो ये 2 व्यक्ति थे इससे पहले, इनके आधार पर इसने चलाई। कुबलई खां द्वारा प्रचलित सांकेतिक मुद्रा चाऊ चीन में सफल रही, लेकिन ईरान के शासक गेकातू की सांकेतिक मुद्रा असफल रही। इस कारण इस योजना के अनुसार सुल्तान ने 1329 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा को वैधानिक आधार देकर लागू किया और सभी को इसे स्वीकार करने का आदेश दिए। सुल्तान की क्रांतिकारी योजना थी जिसके द्वारा उसने राजकोष में चांदी को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की, लेकिन उसकी योजना असफल रही क्योंकि उस समय सिक्के बनाने की कला साधारण थी। सांकेतिक मुद्रा में कोई पेचीदा डिजाइन नहीं था और न ही कोई सरकारी नियंत्रण। सरकारी टकसाल भी थे, शराब की दुकान पर टकसाल का काम होता था, कहीं भी धातु देकर सिक्का बनाया जा सकता था। बर्नी के अनुसार प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया, जनता ने चांदी, ये बड़ा नेगेटिव कमेंट है। बर्नी कहता है कि हिंदुओं ने स्पेशली इसको अपने जो घर में ही सिक्के बनाने शुरू कर दिए और प्रत्येक खरीदारी पर चांदी जमा करना आरंभ कर दिया, प्रत्येक खरीदारी प्रति मुद्रा में। तो ये एक प्रकार से नकारात्मक कहेंगे एक प्रकार से। इस प्रकार यथेष्ट चांदी प्रचलन से बाहर कर दी गई। भू राजस्व का भुगतान जाली प्रत्येक मुद्रा में किया जाने लगा। खूत, मुकदम और चौधरी शक्तिशाली और अवज्ञाकारी बन गए। मध्यवर्ती जमींदारों ने चांदी के सिक्के छिपा लिए, नए सिक्के से हथियार भी खरीदने लगे। विदेशी व्यापारियों ने भारत में अपना माल लगाना बंद कर दिया, जिससे आयात को भारी क्षति पहुंची। अंत में निराश होकर सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा को बंद कर दिया और सभी तांबे के सिक्कों को असली सोने या चांदी के सिक्कों में बदलने का निश्चय किया। कि आप देखो, सांकेतिक मुद्रा को चलो बंद कर दिया, ठीक था, लेकिन इसने क्या किया कि जो भी जिनके पास कांसे के सिक्के हैं वो जमा करवाते हैं और उसके बदले में चांदी के सिक्के ले लें। आप लोगों ने इसका बड़ा फायदा उठाया। इससे खजाने को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। साथ ही अफसरों ने सुल्तान को बदनाम करने का प्रसार शुरू कर दिया। इसलिए एडवर्ड टॉमस ने मोहम्मद तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा है कि सांकेतिक मुद्रा के असफल होने पर वापस जनता को चांदी की मुद्रा देना बदले में एक प्रकार से मूर्खता कही जा सकती है। तो ये याद रखना, एडवर्ड टॉमस ने मोहम्मद तुगलक को क्या कहा था, धनवानों का राजकुमार। खुरासन, चौथी योजना। 2 अभियान किए थे लास्ट में, तीनों ऊपर वाले असफल हो गए। खुरासन के सही भौगोलिक स्थिति के बारे में मतभेद है। बनी ने ईरान और फिरिस्ता ने ईरान तुरान के रूप में किए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्थान मध्य एशिया का ट्रांस ऑक्शियाना क्षेत्र था। यह अभियान तरमासरीन और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मैत्री का परिणाम था। यानी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक और तरमासरीन के साथ ये मैत्री थी और तरमासरीन को वहाँ पद स्थापित करना था। तो मध्य एशिया की राजनीति में एक शून्यता आ गई थी, इसका लाभ उठाकर मोहम्मद बिन तुगलक उठना चाहता था। इस योजना की पूर्ति के लिए सुल्तान ने क्या किया कि विशाल सेना को संगठित किया, जिसमें 3,70,000 सैनिक थे और इसमें दोआब के राजपूत और कुछ मंगोलों को शामिल किया गया और इन सेना को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दिया गया। देखो कितनी बड़ी मूर्खता की गई कि इस अभियान के लिए 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया गया और सेना बहुत विशाल गठित की गई। लेकिन पहले ही मध्य एशिया की राजनीति में परिवर्तन हो गया और ये योजना रद्द कर दी गई, तो 1 साल का वेतन निरर्थक गया। तरमासरीन अब ध्वस्त कर दिया गया। मिस्र और ईरान में संधि हो गई। फलस्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी योजना त्यागनी पड़ी, क्योंकि ये तरमासरीन मिस्र के राजा, ईरान
और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य की त्रिमैत्री संघ का परिणाम था। और ईरान और मिस्र में जैसे ही संधि हो गई तो एक प्रकार से ये योजना त्याग दी गई। अधिकांश सेना भंग कर दी गई। सेना के कुछ भाग को उत्तरी भारत के पर्वतीय श्रृंखला की सीमाओं को सुदृढ़ करने के लिए भेजा गया। इस विशाल सेना पे काफ़ी धन व्यय किया गया। इससे साम्राज्य की आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर हो गई और सेना में भी एक आक्रोश का वातावरण पैदा हुआ। तो सुल्तान की चौथी योजना भी खुरासान अभियान भी असफल रहा। अंतिम योजना कराचल अभियान। कराचल क्षेत्र कहाँ? देखिए, कराचल हिमालय की तराई में स्थित आधुनिक कुमाऊं जिला जो नेपाल में है। कराचल अभियान का लक्ष्य सीमित था। सुल्तान को सीमावर्ती क्षेत्रों पर अपना प्रभाव सुदृढ़ करना था। तब कराचल का अभियान सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत और चीनी साम्राज्य के बीच का क्षेत्र था ये। और इसमें जब सेना को भेजा गया तो कहते हैं कि यहाँ लगभग 100 लाख सैनिक मारे गए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और बहुत कम सैनिक बच के आ पाए। मतलब 1 लाख में से 10 से 20 हज़ार सैनिक वापस बच के आ पाए। इसलिए कराचल अभियान भी कम्प्लीटली असफल रहा। ये था मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं। अकाल संहिता इसने बनाई। दिल्ली में राहत शिविर खोले जब दोआब की कर योजना सफल हुई। महामारी के दौरान इसने कृषि के विस्तार की योजना बनाने के लिए इसने विशाल अमीर कोही नामक विभाग बनाया था। ठीक है, एक अच्छी 75 किलोमीटर गुना 75 किलोमीटर की विकास योजना, खेती की सामूहिक खेती योजना की एक योजना बनाई थी। मतलब योजनाएं तो इसने बहुत बनाई। फसलों में चक्रवर्ती पद्धति को अपनाया कि मतलब इस बार आप गेहूँ लगा रहे हो तो अगली बार चने लगाओ। इस प्रकार से ये आज जो सिस्टम चलता है वो उस समय भी इसने अपनाया था। मंगोलों का एकमात्र आक्रमण हुआ इसके शासनकाल में। अलाउद्दीन तर्मासरीन ने भारत पर आक्रमण किया और कहते हैं कि घूस देकर इसको वापस लौटाया। ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाएं, प्रमुख अभियान, प्रमुख इस प्रकार से बंदाइनों ने इसकी योजनाओं की असफलता से और इसकी मृत्यु पे कहा था कि इसको प्रजा से और प्रजा को इससे मुक्ति मिल गई। एलिफिस्टन ने पागलपन का अंश बताया है। डॉक्टर आशीर्वाद श्रीवास्तव ने विरोधी तत्वों का मिश्रण इसमें बताया है। फिर भी यदि ईमानदारीपूर्ण यदि विश्लेषण किया जाए तो एक बहुत विद्वान शासक था, विलक्षण प्रतिभा थी, लेकिन जनता इसकी उस योजनाओं को समझ नहीं पाई। अधिकारियों ने उसको सही रूप से क्रियान्वित नहीं किया, इसलिए कम्प्लीटली असफल रहा। धन्यवाद।